गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताया था। इसमें मैंने बताया था आपका राजा और मंत्री परिषद। क्या बताया था? राजा और मंत्री परिषद के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को दूसरा प्रांतीय। बता चुके थे आप लोगों को प्रांतीय प्रशासन हो चुका है। तीसरा हम आते हैं क्या? अब तीसरा हम बात करते हैं क्या? नगरीय प्रशासन। क्या आएगा? नगरीय प्रशासन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम लोग किसका चर्चा करेंगे? नगरीय प्रशासन का हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या ये नगरीय किस प्रकार का होगा। ठीक है, नगरीय प्रशासन किस प्रकार से होगा हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, जो भली भांति पिछले क्लास की तरह ये क्या होगा? पूरा विस्तार होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या मौर्य काल के नगरीय प्रशासन या शासन किस प्रकार का होगा। तो मेगा अर्थनीज के अनुसार और कौटिल्य के अनुसार, तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। और कौटिल्य का क्या था? आपका अर्थशास्त्र। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि मौर्य काल की नगरीय शासन किस प्रकार की रही होंगी। तो बताया गया है कि मेगास्थनीज ने बताया है कि नगर का शासन का प्रबंध 30 सदस्यों का हुआ करता था। कितने का हुआ करता था? 30 सदस्यों का। ये कितने भाग में बटा हुआ था? ये कुल आपके 6 भाग में बटा हुआ था। और 6 भाग, और प्रत्येक भाग में 5-5 मेंबर हुआ करते थे। तो जैसे बोला गया है, तो नगरीय प्रशासन कितने भागों में बटा हो गया? तो नगरीय प्रशासन 5 भागों में बटा हुआ है। 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो नगरीय 5 भागों में बटा हुआ है। तो प्रत्येक 5 नहीं, ये 6 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में बटा हुआ है? 6 भागों में। कितना भागों में बटा हुआ है? 6 भागों में। 5 भाग नहीं, 6 भागों में बटा हुआ है। और प्रत्येक भाग में 5 मेंबर होंगे, अर्थात प्रत्येक विभाग में 7 सदस्य लोग होंगे। इस प्रकार अगर हम गणना करें तो कितना होगा? आपके 6 + 5, 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30। तो पहली बात हम लोग बात करते हैं, पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा क्या? शिल्पकला समिति। पहला समिति क्या होगा? शिल्पकला समिति। शिल्पकला समिति। दूसरा क्या हो जाएगा जी? पहला हो गया शिल्पकला समिति, दूसरा हो गया वैदेशिक समिति। क्या होगा? वैदेशिक समिति। तीसरा क्या हो जाएगा जी? तीसरा हो जाएगा आप लोगों का, तीसरा हो जाएगा जनसंख्या समिति। देखिए उस समय था जनसंख्या समिति, जनसंख्या समिति। अगर हम चौथे की बात करेंगे तो चौथा क्या हो जाएगा जी? चौथा हो जाएगा वाणिज्य व्यवसाय समिति। देखिए वाणिज्य एवं व्यवसाय समिति। क्या हो जाएगा? वाणिज्य एवं व्यवसाय समिति। और पांचवा क्या हो जाएगा आपका? पांचवा जो होगा वो पांचवा हो जाएगा वो क्या? ये होगा वस्तु निरीक्षक समिति। क्या होगा? वस्तु निरीक्षक समिति। और छठा क्या हो जाएगा? छठा जो हो जाएगा आप लोगों का कर समिति। देखिए उस समय भी कर था और आज भी कर है, आज भी टैक्स पे करते हैं ना हम लोग, तो भी उसमें भी क्या था? कर समिति था।
तो हम लोग बात करते हैं कि नगर परिषद पर शिल्पकला। शिल्पकला का मतलब है कि वहाँ के लोग जो अपने कलाओं के द्वारा मूर्तियों का निर्माण क्या करते थे, कपड़े की बुनाई क्या करते थे, या बहुत से कालीनों का निर्माण क्या करते थे, या बहुत से मूर्तियों को तराश करके बनाया करते थे। तो इसकी भी समिति बनाई गई थी। सोचिए राजा कितना ज़्यादा वहाँ का कितना महत्वाकांक्षी होंगे या कितने अच्छे होंगे जो वहाँ के प्रजाओं के बारे में और वहाँ के शासन के बारे में सोचते होंगे वो। तो वहाँ पर बोला गया है शिल्पकला समिति। तो वहाँ पर शिल्प के लिए, कारीगरों के लिए भी एक समिति बनाई गई थी। उसके समिति बनने का मतलब क्या हो रहा कि उस क्षेत्र में विकास करना। अब क्या बोला गया कि शिल्प के क्षेत्र में विकास करना, क्योंकि उस समय का सबसे अच्छा क्या था, हस्तकला था, शिल्पकला था, जो वहाँ के लोग कारीगरी रूप से अपने कार्य को करते थे और बाहर के देशों में भेजा करते थे। हमारे वस्तु मेसोपोटामिया, ईरान से देशों में जाया करते थे जहाँ उसे बहुत प्रसिद्धि मिलती थी और उसके बदले में हमें कई चीज़ें आती थी, उसके बदले में गोल्ड मिला करता था। तो यहाँ पर शिल्पकला समिति का बनाया गया था और इस समिति में कितने लोग थे, 5 मेंबर थे। कितने थे इसमें भी, 5 मेंबर। दूसरा बोला गया वैदेशिक समिति, मतलब कि विदेशों से संबंध बनाने के लिए, आयात निर्यात करने के लिए, मंगवाने के लिए या भिजवाने के लिए, विदेशों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, ठीक है, हम इस समिति का भी निर्माण क्या करता था, जहां से यहाँ की वस्तु बनाए गए वस्तु को विदेशों में भेज सके, विदेशों से अच्छे संबंध बना सके हमें। क्योंकि कोई भी या राज्य हो, कोई भी प्रशासन हो, परिपूर्ण नहीं हो सकता, ये परिपूर्ण कभी हो ही नहीं सकता। तो इसे अपनी पूर्ति करने के लिए या अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए करते हैं क्या, विदेशी संबंध बनाते हैं। जैसे क्या होता है, वैश्वीकरण से देश विदेश के लोग आपस में मिलते हैं और लोगों में क्या करते हैं, विदेशों से संबंध बनाते हैं ताकि हम उन देशों से कुछ मंगवा सके और वहां भेज सकें। उसी प्रकार का यहाँ था क्या, विदेशी समिति भी था जो विदेशों से अपने व्यवसाय को निर्वहन करते थे। तीसरा बोला गया कि जनसंख्या समिति। तो जनसंख्या समिति में मतलब क्या, ये राजा को अवश्य होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि उसके राज्य में कितनी जनसंख्या है, या कितने लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, या कितने लोग बेरोजगार में हैं, कितने लोग यहाँ कार्य क्षेत्र में हैं। यहाँ तो मेन था कृषि, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर कृषि और वास्तुकला, शिल्पकला। तो कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो रोजगार में लगे हुए हैं, कितनी जनसंख्या जो है वो राज्य के अंतर्गत रह रही है और राज्य के खर्चे पर अपना जीवन निर्वाह कर रही है, उसकी जानकारी राजा को अवश्य होनी चाहिए। इसलिए राजा ने क्या किया, ये जनसंख्या समिति का निर्माण किया। अब आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या आता है, वाणिज्य एवं व्यापार। तो वाणिज्य और व्यापार, देखिए आज जो वाणिज्य चल रही है, वाणिज्य उस प्रकार उस समय भी थी। उस समय हमारा मेन क्या था, कृषि था, एग्रीकल्चर था। तो कृषि के माध्यम से हमने गेहूं, जौ, चावल, तीसी, मगर मतलब दलहन, तिलहन या जो भी रबी फसल हो या खरीफ फसल हो। रबी का मतलब क्या होगा, रबी फसल का मतलब क्या होगा, जो फसल हम लोग आपके मार्च अप्रैल में लगाते हैं और करते क्या है, सॉरी, जो फसल हम अक्टूबर नवंबर में लगा करके मार्च अप्रैल में उसकी कटाई करते हैं, उसे कहते हैं क्या, रबी फसल। देखिए यहाँ पर हल्का सा मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में आता है क्या, रबी। एक ट्रिक है हमारे पास, रबी ऑन ए में, मतलब रबी फसल जो होता है वो क्या होगा, वो अक्टूबर और नवंबर, क्या होगा, अक्टूबर और नवंबर में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, अक्टूबर और नवंबर में लगाया जाता है, और मार्च और अप्रैल में इसे क्या किया जाता है, इसे काटा जाता है। तो ये हो गया क्या, रबी फसल हो गया। तो रबी फसल कौन सा होगा जी, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, आपका क्या हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्या है, रबी फसल है। और खरीफ मतलब क्या हो गया, चावल हो गया, मकई हो गया, ये सब क्या हो गया, खरीफ फसल हो गया।
तो इन फसलों का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, इसका उन्होंने हमारे विदेशों में व्यापार किया थे और इसके बदले में हमारे यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में क्या आया, सोना आया। तो क्या हो गया, हमारे देश सोने की चिड़िया कहलाई, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ सोने की मात्रा बहुत अधिक थी। तो हमने व्यापार करना प्रारंभ किया, हमने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सोचा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर व्यापार भी प्रारंभ किया। तो मौर्य काल में व्यापार बहुत ही अच्छी स्थिति में थी। अब आते हैं बात हम लोग वस्तु निरीक्षक, मतलब किस प्रकार की वस्तु, अब जैसे हम लोग देखते हैं ना वस्तु निरीक्षक, हम विदेशों से क्या कौन सी वस्तु ला रहे हैं या कौन सी वस्तु भेज रहे हैं, इस वस्तुओं को जांचने परखने के लिए भी एक समिति बनाई गई थी। और प्रत्येक समिति में बताए थे आप लोगों को कि कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। तो इस प्रकार के वस्तु निरीक्षक समिति हुआ करती थी जो बाहर से